दिल से हार्दिक स्वागत है। आप कहीं भी हो सकते थे, आज इस सत्र में बैठे हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बारे में। आई एम नॉट हेयर टू टीच यू और गाइड यू। मैं यहाँ पे आपका कोच, मेंटर, गुरु, ट्रेनर, टीचर कुछ भी नहीं हूँ। बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो शरीर है मेरा और ये जो वाणी है, इसको शायद वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो इस्तेमाल करना चाहती है आप तक पहुंचने के लिए। कितने लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि दुख क्यों होता है? दुख क्यों होता है? देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे। आप जितने प्रश्न चैट बॉक्स में पूछेंगे रिगार्डिंग द क्वांटम, उतनों के जवाब आपको मिलेंगे। मेरे पास कोई नोट्स बने हुए नहीं है कि मैं देख के बोलता जाऊं, कोई मैंने मिनट्स नहीं बना रखे हैं। क्वांटम के बारे में लगा मैडम को, और फिर हमें भी लगा कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं QSLM में आज यहाँ पर आपके समक्ष हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप किसको भेजने वाले हैं? मैडम को भेजने। मेरी चैट में कुछ मत भेजिए, मेरी चैट में भेजेंगे, मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो जो मैं बोल रहा था उसको फिर मैं पकड़ने का प्रयास करूंगा, और हो सकता है कि मैं आरंभ से आरंभ करूं। वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आपका समय व्यर्थ होगा। तो क्वांटम के बारे में आज बात करेंगे। तो दुख क्यों होता है, इसके लिए एक बहुत प्यारा सा शेर है, वो हम आपको सुनाना चाहेंगे। शेर कितने लोग सुनना चाहते हैं? अगर आप हाथ उठाएंगे तो भी सुनेंगे, नहीं उठाएंगे तो भी सुनेंगे। हाथ उठा दें तो बेहतर है। इश्क और हुस्न। यहाँ पर इश्क और हुस्न का मतलब वो नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान समझता है। इश्क और हुस्न, इसके मामले में ये शेर जरूर है, बट इसका यहाँ पर भावार्थ कुछ और हो। तो दुख क्यों होता है किसी भी इंसान को, उसके बारे में ये शेर है। और उसी के बारे में क्वांटम आगे चलेगा, और आज आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि दुख क्यों होता है, और उस दुख से आप जीवन भर के लिए निजात कैसे पा सकते हैं। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। पर पहले ये शेर मैं आपको सुना देता हूं। इश्क का जोके नजारा मुफ्त में बदनाम है। इश्क तो फालतू में बदनाम है। इश्क का जोके नजारा मुफ्त में बदनाम है। हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। शेर आपको समझ आया कि नहीं है, पर मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। आपका वातावरण, आपके आसपास के परिजन, सब कुछ मुफ्त में बदनाम है। आप खुद ही बेताब हैं जलवा दिखाने के लिए और दुखी होने के लिए, तो उसमें बाकियों को दोष देने की आवश्यकता क्या है? यही तो पढ़ा रही है मैडम कल से। दैट्स द ओनली थिंग। क्वांटम। हाँ सर, क्वांटम के बारे में हमने साइंस में पढ़ा था। हाँ सर, क्वांटम अभी कुछ बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने क्वांटम के बारे में बताया। जी नहीं। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। युग कितने होते हैं? युग होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कुछ बड़े बड़े नाम आजकल कहे जाते हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, हमने तो खेती करना 10,000 वर्ष पहले सीखा है। इसको कई बार मैंने भी बोला। हाँ, उनकी अगर बात करें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु अगर सत्य की बात करें तो पहले सत्य की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा युगों की बात कर लेते हैं, उसके बाद सत्य की बात करेंगे। सत्य क्या है? तो पहले सतयुग आया। सतयुग में एक इंसान की उम्र लगभग, वो चाहे तो 1 लाख वर्ष तक जी सकता था। हम अब आपको सत्य से रूबरू करा रहे हैं, और फिर बताएंगे कि वो कैसे 1 लाख वर्ष तक जी सकता था। सतयुग में ये जो मनुष्य है, इसकी जो लंबाई होती थी वो 30 से 35 फीट हुआ करती थी, और वो 1 लाख वर्ष जी सकता था। सतयुग में केवल और केवल धर्म था।
पुण्य था, तप था, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में इंसान 10,000 वर्ष से लेकर 50,000 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर सकता था, जी सकता था। इस प्रकृति को 20, 30, 50,000 वर्षों तक भोग सकता था। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पुरुष इतना लंबा भोग सकता था, उसके बारे में अभी आगे आपको पता चलेगा इसी सत्र में। और उसकी जो लंबाई होती थी शरीर की, वो लगभग 20 फीट से लेकर 25 फीट तक होती थी। और त्रेता युग की अगर बात करें तो त्रेता युग की ही बात कर रहे हैं। त्रेता युग में रामचंद्र जी ने, परशुराम ने, इस तरह के महान लोगों ने जन्म भी लिया। द्वापर की बात करते हैं। द्वापर युग में व्यक्ति विशेष लगभग 1,000, 1,500, 2,000 वर्ष तक जी सकता था, यानी कि इस प्रकृति को वो भोग सकता था इतने लंबे समय के लिए। और उसकी जो लंबाई हुआ करती थी शरीर की, वो लगभग 15 फीट के आसपास होती। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द्वापर युग। और ये मैं कोई आपको बिना प्रमाण के नहीं बता रहा हूँ, इसका सब प्रमाण है हमारे पास, ये रखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, सब प्रमाण है यहाँ। जितना घूमते जाएंगे उतना प्रमाण आगे आता जाए। ये सब प्रमाण के साथ इंडियन स्क्रिप्चर्स, उसकी बात भी करेंगे अभी आपसे। उससे पहले सत्य की बात करेंगे, फिर हम क्वांटम की बात करेंगे, कहाँ से आया और क्या है क्वांटम। जो मैडम आपको करा रही हैं, इसके पीछे का जो विज्ञान जब आपको पता लगेगा तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे उसको, और अच्छे से साध पाएंगे, दार पाएंगे। तो द्वापर युग में कृष्ण, जो कि सभी कलाओं में निपुण थे, उन्होंने अवतार लिया। उनको अवतार कहा जाता है, मैं भी अवतार ही कहता हूँ। जब पर्सनली वन ऑन वन बात करेंगे तो बताएंगे हमारा कृष्ण जी के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है। तो त्रेता में जो धर्म है उसमें थोड़ी कमी आने लगी, और द्वापर युग में धर्म और पाप, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य आमने सामने खड़े थे। अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग जिसमें हम विद्यमान हैं इस समय। कलयुग में इंसान चाहे तो 250 वर्ष तक इस प्रकृति का भोग कर सकता है, मगर उसके लिए खुद को, उसको प्रकृति नहीं समझना होगा। जहां वो प्रकृति को मैं समझने लगेगा, वहां पर उसकी आयु क्षीण हो जाती है और वो 70, 80 में निकल जाता है, क्योंकि वो खुद को प्रकृति समझने लगता है, क्योंकि वो प्रकृति है नहीं, वो पुरुष है। यहां पर मेरा पुरुष से अभिप्राय बिल्कुल भी मेल और फीमेल से नहीं है। हम जितने भी लोग यहाँ पर इस समय बैठे हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो सभी पुरुष हैं। ये अभी आपको आगे पता चलेगा। तो हमने 4 युगों की बात करी: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में उम्र लाख वर्ष तक इंसान जी सकता था, बट मिनिमम आयु 20, 30 हजार वर्ष की होती थी। त्रेता में इंसान 50,000 की वर्ष की आयु तक जा सकता था, बट वो 10, 15 हजार वर्ष जीता था। द्वापर में वो 2,000 वर्ष तक जाता था, जा सकता था, पर 300, 400 वर्ष तक तो नॉर्मली जीता ही था। कलयुग की बात करें तो 250 वर्ष तक जा सकता है, मगर वो 80 से 100 वर्ष तक तो जीता ही था। और यहां पर कलयुग में उसकी जो लंबाई है मनुष्य की, वो लगभग 5 से 6, 7 फीट होती है। और कलयुग में जितना त्रेता में धर्म था, उतना कलयुग में अधर्म है। और जितना वहां अधर्म था, उतना यहां पर धर्म। ये समझ गया? 90-10 की रेशियो हो गई त्रेता से कलयुग तक आते हुए। और जब घोर कलयुग होगा तो इंसान की जो लंबाई होगी वो लगभग 3 फीट की रह जाएगी, और उसकी उम्र मात्र 35 से 40 बरस की होगी, और वो 20 से 25 बरस भोग कर इस प्रकृति को, इस दुनिया से चला जाए। इतना समझ में आ गया आप सबको? आप में से कितने लोग सहमत है कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? हाइट भी कम हो रही है, उम्र भी उसी हिसाब से घटती जा रही है। आप लोग सहमत हैं हमारी बात से? अब सत्य की बात करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप तक सत्र में? सुपर। अब बात करते हैं सत्य की। आपके जो अतीत में गुजर गया और जो भविष्य में आने वाला है, वो सत्य नहीं।
वो केवल प्रतीति है, इल्यूजन है। गॉट इट? आपका जो ये वर्तमान जीवन चल रहा है, ये भी सत्य नहीं है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार आप चलचित्र देखते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, और वहां पर ऑलरेडी एक डिजिटल प्रिंट होता है उनके पास। उसको वो एक मशीन पर चढ़ाते हैं, और मशीन से एक प्रकाश जब एक सामने की दीवार पर पड़ता है तो वो चीजें चलनी शुरू हो जाती है। उस प्रकार आपका वर्तमान का जीवन। तो सत्य क्या है? सत्य की विस्तृत विवेचना आज से, अब कितने वर्ष पहले वो आप खुद अंदाजा लगाएं, क्योंकि ये सतयुग में रचा गया। तो इससे पहले द्वापर, उससे पहले त्रेता, और उससे पहले सतयुग था। तो अब मैं इसको उस परिधि में बांध नहीं सकता कि कितने हजार या कितने लाख वर्ष पहले ये जीता जागता ग्रंथ अस्तित्व में आया। उसकी हम बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड क्वांटम। क्वांटम। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। उनको कहा जाता है बृहस्पति, ब्रह्मा जी का पुत्र, विष्णु का अवतार, अग्निपुत्र। अग्निपुत्र भी वही हैं, ब्रह्मा के पुत्र भी वही हैं जिनको ब्रह्मापुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस। मैं इंग्लिश में साथ साथ डिकोड करते रहूंगा। इसके विषय में कोई भी आपके प्रश्न होंगे, आप चैट में डालेंगे, तुरंत डालेंगे। मैडम उन चैट को डिकोड करके मुझ तक अपनी वाणी के द्वारा पहुंचा देंगी जब मेरी बात का विराम होगा, और मैं उसका चैट का, आपकी चैट का तुरंत ही उत्तर दे दूँ। और अगर मुझे लगेगा उसका उत्तर आगे आना है तो मैडम से कहूंगा कि इसका उत्तर हम आगे देंगे। अगर नहीं देंगे तो वो मुझे दोबारा से चेताएंगी, यानी दोबारा से बताएंगी कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इज दैट क्लियर विद एवरीबडी? सुपर। डबल सुपर। हाथ उठने चाहिए ना, मैडम ने सिखाया ना हाथ उठाने के लिए। सुपर ब्यूटीफुल। तो तो बेसिकली अग्निपुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र और विष्णु के अवतार, उनका नाम अग्निपुत्र क्यों है, ब्रह्मापुत्र क्यों कहा जाता है, इस सब के विषय में मैं नहीं जाऊंगा। कर्दम ऋषि और देवहूति दोनों का विवाह हुआ। 9,000 वर्ष के दाम्पत्य जीवन को बिताने तक उन्होंने 9 पुत्रियों को जन्म दिया। और उसके बाद देवहूति को थोड़ा सा लगा कि पुत्र भी होना चाहिए। तो कर्दम ऋषि को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने देख लिया कि ये जो पुत्र हमारे यहाँ जन्म लेने वाला है, ये अथाह ज्ञान से भरपूर है, और ये ज्ञान देने वाला। 9,000 वर्ष के दाम्पत्य जीवन के पश्चात, आप सोचिए कितना लंबा जीवन जीते थे लोग उस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट सत्य। कपिल मुनि जी का जन्म हुआ, और उन्होंने इस दुनिया का सबसे पहला शास्त्र लिखा, जिसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बारे में महाभारत में, गीता में, रामायण में, हर जगह विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। जब आप ये ग्रंथ पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। सांख्य दर्शन की बात भी होगी और कपिल मुनि की बात भी। इतना आपको क्लैरिटी आई? आगे चलें। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन दो दर्शन कहे जाते हैं, परंतु ये एक ही है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन दो कहे जाते हैं और दो उपलब्ध भी हैं, परंतु ये एक ही है। एक थ्योरी है और दूसरा प्रैक्टिकल है। सांख्य इज अ थ्योरी एंड योग इज अ प्रैक्टिकल। तो आज से कितने बरस पहले एक ऐसा शास्त्र लिखा गया जो पूरा का पूरा आधुनिक जीवन जो आजकल चल रहा है, आज का जो विज्ञान है, उसी के ऊपर पूरी तरह से आधारित। क्या आपको गर्व महसूस होता है ये बात का एहसास करके? जितनी भी मॉडर्न साइंस है आज की डेट में, वो सारी की सारी साइंस सांख्य के ऊपर आधारित। सांख्य को डिकोड करके फिर उसको अलग अलग तरीके से लिखा, वहीं से सारे के सारे स्क्रिप्चर्स आए हैं हमारे देश। कितनी बड़ी और गहरी बात। तो आइए क्वांटम की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पीपल रियली वुड लाइक टू नो अबाउट द क्वांटम? इससे भी गहरा प्रश्न, कितने लोग खुद के बारे में जानना चाहते हैं आप कौन है? दुख। दुख के बारे में एक शेर हमने किया था,
नीरज मैडम, दुख को नोट कर लीजिएगा कि इंसान के दुखों का क्या कारण है। अगर ये मैं नहीं बता पाया तो आप प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है? आप लोग भी दोबारा पूछ सकते हैं। दुखों का कारण अभी डिकोड करेंगे आज हम यहाँ पर। तो भारत का जो दर्शन है वो अति उत्तम दर्शन है। भारत के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका कोई तोड़ नहीं है। पाश्चात्य देशों में यूनान के दर्शन को सबसे बेहतर माना गया है, मगर वो पाश्चात्य में वहीं के दर्शनों की अगर बात करें, पर यूनान का दर्शन भी भारत के दर्शनों को सबसे उत्तम मानता है। भारत में जितना विस्तार दर्शन का हुआ है उतना विस्तार कहीं किसी भी देश में नहीं। अभी तो ये कहना चाहिए कि 16वीं शताब्दी तक विज्ञान था ही नहीं। ये 17वीं शताब्दी के बाद विज्ञान ने इतनी गति क्यों पकड़ ली? क्योंकि उस समय तक हमारे देश से ज्ञान को ले जाया जा रहा था, पुस्तकों को डिकोड किया जा रहा। दैट इज द ओनली ओनली रीजन। यही केवल एक कारण है, और इसके अलावा कोई कारण है भी नहीं। तो सबसे पुराना जो दर्शन है वो है सांख्य, और सांख्य जीता जागता क्वांटम, ये हम आपको बता चुके हैं। सांख्य सैद्धांतिक पक्ष है और योग इसका व्यवहारिक पक्ष है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। जितना भी साइंस है आज की डेट में वो पूरी की पूरी आधारित है केवल और केवल सांख्य के ऊपर। सांख्य में दो, हालांकि 25 तत्व का विस्तृत विवेचना की गई है। हम 25 के 25 के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे ये 25 तत्व हैं और किस प्रकार ये आगे आपकी जानकारी के लिए बताएंगे कि आपके लिए काम करेंगे। मुझे समय का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि थोड़ा संक्षेप में बताने के लिए हमें बोला गया है। यहाँ पे एक और सिद्धांत है, उसको आप लिख सकते हैं। सांख्य में ये सिद्धांत बहुत गहरा है और भारतीय दर्शन में भी ये सिद्धांत बहुत गहरा है, और इसको बोलते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्म फल, कर्म का सिद्धांत। प्रकृति को पहले जान लेते हैं। प्रकृति का पहले संबंध विच्छेद कर देते हैं। प्रकृति, प्र का मतलब पहले से उपलब्ध, प्रकृति का मतलब पहले से उपलब्ध होना। प्र मतलब पहले से और कृति मतलब होना। जो पहले से ही उपलब्ध है वो प्रकृति। और प्रकृति का कोई आकार, प्रकृति का कोई रूप नहीं था, नहीं होता। ये जो भी आप देख रहे हैं मैटर, इसके पीछे दो कारण होते हैं। वो भी आप लिखना चाहें तो लिखें। एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। निमित्त कारण से जब उपादान कारण होता है तो ही निमित्त कारण उसको कोई शेप, कोई रंग, कोई रूप दे पाता। आपने बचपन में पढ़ा होगा, घड़े का उपादान कारण क्या है? घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। और घड़े का निमित्त कारण क्या है? घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है, और वो चाक है जिस पर घुमाकर वो मिट्टी को शेप देकर घड़ा बनाया है। इतना समझ में आया? बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हमने आपको बताया। उपादान कारण को इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल कॉज, और निमित्त कारण को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो जब तक मटेरियल कॉज नहीं होगा तब तक इंस्ट्रूमेंटल कॉज कुछ नहीं कर सकता। इतना आपको समझ आ गया होगा हमारे हिसाब से अभी तक। तो प्रकृति पहले से जो उपलब्ध है उसको प्रकृति कहा जाता है। ठीक है? प्रकृति में केवल और केवल एक ही चीज विद्यमान है और उसको बोलते हैं पोटेंशियलिटी। जिस प्रकार प्रकृति में पोटेंशियलिटी है, उसी प्रकार आप सभी के अंदर भरपूर मात्रा में पोटेंशियलिटी उपलब्ध है। उस पोटेंशियलिटी को बाहर निकालने के लिए आप निमित्त कारण बनते हैं, आप इंस्ट्रूमेंटल कॉज बनते हैं, और उस मटेरियल कॉज में से जहां आप जाना चाहते हैं, मीन वैल्यूज को अचीव करना चाहते हैं, आउटकम अचीव करना चाहते हैं, अपने पर्पस को जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, अपने रिश्तों को और बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन को एनहांस करना चाहते हैं, किसी विशेष व्यवसाय में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, आप केवल और केवल निमित्त कारण हैं। उपादान कारण ऑलरेडी उपलब्ध है और भरपूर मात्रा में है।
असीमित क्वांटिटी में उपलब्ध है। इतना समझ में आ गया आपको? इसके विषय में कोई भी प्रश्न हो आप चैट में डालेंगे और चैट का उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? What does it mean? It means you are not here to manage the circumstances of your own life, rather, you are here to create your own destiny. As far as this practical life is concerned, as far as the spiritual life is concerned, or as far as आप जहां वाकई में जाना चाहते हैं, अल्टीमेटली प्रकाश वहीं जाना चाहता है जहां प्रकाश विद्यमान है। प्रकृति में प्रकाश नहीं है, प्रकृति केवल और केवल अंधकार में है। प्रकृति के अंदर प्रकाश नहीं है, प्रकाश केवल पुरुष में। आपके अंदर प्रकाश, आप उसको भेदते हैं तो होता है। भाई ये बिल्कुल उसी प्रकार है। एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण मैं ले लेता हूं। सभी के घरों में लाइट है, लाइट, आप केवल वो बल्ब हैं, आप ये, यू आर लाइट। इसको मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। आप केवल प्रकाश हैं। आप जब प्रकाश किसी पर, किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वहां विद्यमान थी, तो दिख नहीं रही थी। प्रकृति में प्रकाश उपलब्ध नहीं है। आपका जब बल्ब जलता है, यानी आप जब प्रकाश डालते हैं, तो प्रकृति वहां पर आपको रिसोर्सेज देने के लिए तैयार हो जाती है। जिस प्रकार अभी इस कक्ष में लाइट बंद हो गई थी, आप मुझे देख पा रहे थे क्योंकि यहां पर एक इधर भी कुछ हल्की सी रोशनी है इस स्क्रीन के ऊपर, और इस कैमरे की भी कुछ रोशनी। बट अगर ये सारी रोशनी विद्यमान ना हो तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, जबकि मैं तो यहां विद्यमान हूं। बिल्कुल उसी प्रकार आपके पास कंप्लीट पोटेंशियलिटी है। प्रकृति विद्यमान है यहां पर पूरी तरह से। जब तक आप अपने चक्षु नहीं खोलेंगे, जब तक आप प्रकाश से उसको भेदेंगे नहीं, जब तक आप निमित्त कारण उसको एक्टिविटी को, चाक को चलाएगा नहीं, तो वो मिट्टी को घड़े के अंदर आप परिवर्तित नहीं कर सकते। हालांकि सेम टाइम पर आप निमित्त भी नहीं। गॉट इट? आप चंचल नहीं है, आपके अंदर एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी प्रकृति में, इसको अभी हम डिफाइन करेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको। जो जो प्रश्न हो आपके साइड में लिखते जाइए पॉइंटर। ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, तो इसके लिए 60 मिनट 90 मिनट पूरे नहीं पड़ेंगे, पर मैं आपको क्वांटम का सत्वा जरूर बताऊं। ठीक है, ये पूरा का पूरा विषय है 40 घंटों का, पर मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में आपको इसकी जानकारी देने वाला हूं। गॉट इट? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको अभी समझ आ रहा है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा? सच बताइए। और इंटरेस्टिंग लगने के साथ साथ कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? वाकई में समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है? हाँ या नहीं? अच्छा, ऐसे है तो आपकी जो क्वेरीज हैं, जो जिज्ञासा है, तुरंत चैट बॉक्स में डालते रहिएगा। उसका दो कारण है मैडम, उनको डिकोड करते जाइएगा। अगर उसका उत्तर अगले 60 मिनट में मिल गया तो पूछिएगा मत, मगर अगर उसका उत्तर चैट बॉक्स, अगर आप 60 मिनट में नहीं मिला तो आप चैट बॉक्स को खोलकर हमें पूछ लीजिएगा, उसके उत्तर हम दे देंगे। ठीक है? अब क्वांटम पे कितने लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन, उससे पहले न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन? चल, प्रकृति का अपना कोई गुण नहीं। ठीक है? प्रकृति में, प्रकृति अपने आप में कोई तत्व नहीं। प्रकृति, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग राइट। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कॉज के द्वारा बनी, उसका कोई निमित्त कारण था। प्रकृति, उसका कोई आकार भी नहीं है, उसका कोई रंग भी नहीं है, बस वो प्रकृति है। प्रकृति क्या है, आइए वो भी बता देते हैं। प्रकृति के बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? व्हाट इज प्रकृति? सांख्य ये कहता है कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी बिना प्रकृति के ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकती। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र, बृहस्पति के अवतार, विष्णु के अवतार, ब्रह्मा के पुत्र विष्णु के अवतार। विष्णु के 24 अवतार हुए, 24 में से एक अवतार कपिल मुनि है, जिन्होंने सांख्य दर्शन के जो अधिष्ठाता हैं,
जिन्होंने सांख्य दर्शन को रचा, वो खुद कह रहे हैं कि जब तक प्रकृति, प्रकृति तो उपलब्ध है हमेशा से, तो जब तक वो प्रकृति नहीं है, जब जब तक वो मटेरियल कॉज ही नहीं है, तो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो सुपर नेचुरल डिवाइन है, वो बिना मटेरियल कॉज के ब्रह्मांड को नहीं रच सकता। हालांकि कुछ बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, वो भी ये मानने को तैयार हो गया था कि इतना जो विशाल मैटर है, इट्स ह्यूज, इतना विशाल मैटर, और ये जो हमारी पृथ्वी है ये चलायमान है, लगातार ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, लट्टू की तरह भी घूम रही है, और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, और सूरज अपने सभी 9 ग्रहों को लेकर इस आकाश गंगा में इस तरह से घूम रहा है, और हमारी आकाश गंगा भी चलायमान है। तो इतना जो बड़ा मैटर है, उस मैटर को चलाने के लिए कोई ना कोई तो पावर चाहिए। तो जितना ये मैटर है, जितनी बड़ी इसकी पावर है, उतने उससे भी कहीं ज्यादा पावर का एक गॉड कोई ना कोई है, और उस गॉड ने इस मैटर को चलाया, और इनर्शिया हो गया, इनर्शिया का जो थ्योरी है, और एक बार मैटर अगर चल गया तो अब वो चलता रहेगा, और जो गॉड था वो एग्जॉस्ट हो गया, थक गया और थक कर सो गया। इस थ्योरी को बताया था महान साइंटिस्ट न्यूटन। जबकि आज के जीवन में, आज के आधुनिक जो मॉडर्न साइंस है, वो ये कहती है कि देर इज ओनली टू थिंग, मैटर एंड एनर्जी, एंड देर इज समथिंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जिसको आज से कितने बरस पहले कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में लिख दिया कि केवल कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी बिना मटेरियल कॉज के किसी भी पदार्थ को रूप, रंग, शेप नहीं दे सकता। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स प्रकृति, एंड उसके साथ साथ प्रकृति मीन्स मटेरियल कॉज, इट इज अवेलेबल ऑलरेडी, और उस मटेरियल कॉज से, उस मिट्टी से कुम्हार ने घड़े को बना। प्रकृति ऑलरेडी हमेशा से उपलब्ध है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने उस प्रकृति को, जो आजकल हम जीवन देख रहे हैं, जो आजकल हम पदार्थ देख रहे हैं, वो सब कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने बनाया, सुपर नेचुरल डिवाइन पावर ने बनाया। दैट इज अ निमित्त, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। इतना समझ आया? आज आपको पता लगेगा ह्यूमन कैसे बना, आज आपको पता लगेगा कि ये इवॉल्व कैसे हुआ है। वो मैं नहीं बता रहा, वो ऑलरेडी सांख्य दर्शन में लिखा हुआ, 25 तत्वों द्वारा बना है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। देर आर 25 एलिमेंट्स जिनकी वजह से आप और मैं उपलब्ध हैं, परंतु आप केवल उन 25 एलिमेंट में से एक एलिमेंट है, और वो एक एलिमेंट भी चेतन है, जड़ नहीं, और वो एक एलिमेंट भी एक्टिव नहीं है, केवल और केवल लाइट। यू आर लाइट, दैट्स इट। कहते हैं ना एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट हो गया मुझे, है ना, मुझे अब पूरा बोध हो गया, अब मैं एनलाइटेंड हो गया, यू नो, गेटिंग माई पॉइंट। उसी के ऊपर आएंगे। तो यहां तक आपको समझ आया? यू गॉट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं प्रकृति क्या है। ये जितना भी मैटर आप देख रहे हैं, ये जो मैटर आपके सामने उपलब्ध है, ये ठोस है या द्रव्य है? ये भी बड़ा कंफ्यूजन है यार। ये तो पूरा ठोस है, रॉक सॉलिड है। लोहा तो बिल्कुल रॉक सॉलिड होता है। नहीं, प्रकृति के बारे में जानिए जरा, प्रकृति का गुण क्या है। प्रकृति के अंदर 3 अवयव है, वो अब आप लिख सकते हैं, सत, रज और तम। सत माने सुख, प्रकाश, रंग की बात करें तो सफेद। रज एक्साइटमेंट, चंचलता, दुख, रंग की बात करें तो लाल। तम उदासीनता, नीरसता, अंधकार, डार्क कलर। ये 3 अवयव हैं प्रकृति में, और प्रकृति के छोटे से छोटे पार्टिकल में ये तीनों अवयव उपलब्ध होते हैं, और इन 3 अवयवों से मिलके, 3 तत्वों से मिलके प्रकृति बनती है। गॉट इट? आप सबके घर में फैन है, फैन है सबके घर में। जब आप फैन को पूर्ण गति से चलाते हैं तो आप उसकी पंखड़ियां नहीं देख पाते।
आप उसकी पंखुड़ियों को देख नहीं पाते, आपको लगता है पूरा का पूरा स्पेस इसने घेरा हुआ है। इसी प्रकार ये मैटर है, ये बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जिस प्रकार ये पंखा बहुत तेजी से चल रहा है और उसने सारी जगह घेर ली है, और हमें प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा घेरा वही वस्तु है, उसी प्रकार प्रकृति। दैट्स द रीजन क्वालिटी वाइज प्रकृति अनंत है, मगर क्वांटिटी वाइज उसमें बहुत एनर्जी है, स्पेसेस उपलब्ध। इतना समझ में आया आज के लिए? गॉट इट? कोई भी प्रश्न है चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वहीं से उत्तर मिले। ठीक है, मैडम को चैट बॉक्स डालिएगा, हमें नहीं। गॉट इट? अब आइए थोड़ा सा इसको डिकोड करें। अब वो जो 25 तत्व है उसकी बात करते हैं। इन 25 तत्वों में सबसे पहला तत्व है प्रकृति। लिख लीजिए, फर्स्ट थिंग इज प्रकृति। सिंपल। दूसरे तत्व में आती है विकृति। विकृति मतलब इफेक्ट। इफेक्ट में चार अलग अलग चीजें आती हैं, वो आप तुरंत लिखते जाइए, हम उसको डिकोड करते जाएंगे। यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज बता देते हैं। हमारा जो भारतीय दर्शन है वो सद कार्यवाद पर आधारित है। सद कार्यवाद, ठीक है। एक दो तरह के कार्यवाद होते हैं, एक सद कार्यवाद होता है और एक असद कार्यवाद। असद कार्यवाद में आप कह सकते हैं कि भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, मगर सद कार्यवाद कहता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका कारण होना चाहिए। तो भारत का जो दर्शन है वो सद कार्यवाद के ऊपर पूरी तरह से आधारित है, क्योंकि नथिंग में से केवल नथिंग निकलेगा, समथिंग में से समथिंग निकलेगा। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? और ये बिल्कुल उस प्रकार भी है कि पानी में से आप घी नहीं निकाल सकते, रेत में से घी नहीं निकाल सकते। घी निकालने के लिए आपको दही को मथ कर मट्ठा बनाना होगा, और उस मट्टे में से मक्खन निकलेगा, और उस मक्खन को जब आप ताप पर गर्म करेंगे तो घी निकले। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड दिस थॉट प्रोसेस? दिस इज कॉल्ड सद कार्यवाह। इसका मतलब नथिंग में से कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती, केवल समथिंग में से कोई चीज पैदा हो, और वो जो समथिंग है वो कोई दूसरा समथिंग बन जाएगा, मगर उसको पूरी तरह से आप खत्म नहीं कर सकते। कोयले को अगर आप जला दोगे तो राख बन जाएगा, मगर कोयले का रूप परिवर्तित हो गया, उसका मैटर का नेचर कन्वर्ट हो गया है, मगर वो खत्म नहीं हुआ है, वो उपलब्ध है अभी। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? ये इसलिए बता रहा हूं आगे आपको समझने में बहुत आसानी हो इस विषय को, इस क्वांटम को, क्वांटम कैसे काम करता है। यहां पे एक चीज फिर से मैं यहां पर इसके ऊपर एम्फेसिस करना चाहूंगा। यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज बिकॉज यू आर नॉट द रिसोर्स, यू आर हेयर टू यूटिलाइज द रिसोर्स। आप भोगने के लिए आए हो, और भोगने के लिए प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस में स्रोत उपलब्ध हैं प्रकृति में, आपको उसको भोगना है। इट मीन्स यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज, बोलती है ना मैडम बार बार, यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज बट रिसोर्सफुलनेस, आपके पास सभी स्रोत उपलब्ध हैं, केवल उन स्रोतों को जाकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। रिसोर्सफुलनेस, उसकी आवश्यकता है। प्रकाश, रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है प्रकाश। जो प्रकाश आपके पास उपलब्ध है, आप उसको डालने की आवश्यकता। पुरुष के पास क्या है? पुरुष के पास केवल यही है। अब अगर मेरे पास ये उपलब्ध है प्रकाश, और मैं बिना प्रकाश को इस्तेमाल किए आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो ना तो मेरा वीडियो ठीक से आपके पास आ पा रहा है, और मैं आपको ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूं, और यहां रखी हुई वस्तुओं को भी नहीं देख पा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड रिसोर्सफुलनेस। इट मीन्स यू नीड टू यूज द रिसोर्स, एंड रिसोर्सफुलनेस कैसे आएगी? जब आप उसी प्रकाश को इस्तेमाल करेंगे जो आप खुद हैं। तो आप क्या हैं? आप हैं प्रकाश।
इसकी बात आगे होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को ये विषय वाकई में इंटरेस्टिंग लग रहा है इससे? सच बताइएगा हाथ है। जो लोग इस समय हमें चलचित्र पर देख रहे हैं किसी भी माध्यम से, वो अपने हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। एक नंबर हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, 8448555443। इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। 9999329009, इस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये नंबर तो हमें पता थे, एक बार बताने की आवश्यकता थी इसीलिए बता, और कोई खास कारण नहीं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। आप कौन है? आप केवल लाइट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप एक्टिव नहीं हो सकते, आप केवल देख सकते हो। आपके पास टांगे नहीं है, पुरुष के पास टांगे नहीं है, और प्रकृति के पास आंखें नहीं। गॉट इट? और वो हमने जो एक शेर आपको सुनाया था, वो यहां पर भी उतना ही स्टीक बैठता है कि आपको लगता है सब आप कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। जो कर रही है प्रकृति कर रही है, क्योंकि आपको यह लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप ये मान बैठे हैं कि ये शरीर आप है, जबकि आप ये शरीर नहीं है। आप केवल और केवल और केवल ऊर्जा हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप केवल प्रकाश मात्र हैं। आप जितना ज्यादा प्रकृति के ऊपर प्रकाश डालेंगे, उतना ज्यादा उसको जान पाएंगे, उतना ज्यादा उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, उसको भोग पाएंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। प्रकृति के अंदर तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम। इन्हीं तीनों गुणों के कारण ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड रचा गया है या बनाया गया है उसी प्रकृति के द्वारा, थ्रू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। गॉट इट? अब 25 तत्वों की बात करते हैं। पहला जो तत्व है वो है प्रकृति। दूसरा जो पार्ट है उसमें 16 अलग अलग तत्व हैं। आपको अलग अलग बता दें। दूसरा जो पार्ट है, देर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स। इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। 25 तत्व 4 अलग अलग भागों में विभाजित है। एक है प्रकृति और एक है पुरुष। एक जो तत्व है वो प्रकृति है और एक जो तत्व है वो पुरुष है। इसको लिख लीजिए, ये 2 पार्ट तो पहले से अलग हो गए। एक पार्ट में प्रकृति आई। प्रकृति के अंदर प्रकृति 3 अवयवों से मिलकर बना है, सत, रज और तम। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है। और जो पुरुष है, जो ऊर्जा है, वो अलग से एक तत्व। अब जो दूसरा तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं विकृति, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के फिर अलग से 4 भाग हो जाते हैं। पहले भाग में लिखिए, पहले भाग में लिखिए 5 भूत, 5 एलिमेंट्स। भूमि, अर्थ, गगन आकाश, स्पेस, वायु, अग्नि, फायर, नीर, जल, वाटर। 5 एलिमेंट्स, 5 भूत। तो जो इफेक्ट्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, विकृति जो है, जिसे विकृति बोलते हैं, जो इफेक्ट्स हैं, जो वो जो तीन तीन अवयव हैं, तीन जो तत्व हैं, तीन अवयव को जब कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ उसका रिएक्शन हुआ, कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने उसको इंस्ट्रूमेंटल कॉज जब उसको मिला, जब निमित्त कारक आया, जब उपादान कारक के साथ निमित्त कारक मिला, तो 16 विकृति हुई। 16 अलग अलग विकृति हुई, जिनको 4 भागों में बांटा है, जिसका पहला भाग है 5 भूत, 5 एलिमेंट। वो हमने आपको लिखा दिया। दूसरा लिखिए आपकी ज्ञानेन्द्रियां, आपकी सेंसेस, 5 सेंसेस। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड गैस्ट्रेटरी। आपकी आंखें, आपके श्रोत्र, कर्ण, आपकी त्वचा, आपकी सूंघने की शक्ति, नाक, और आपकी स्वाद लेने की शक्ति, आपकी जीभ के जो तंतु हैं, स्वाद वाले तंतु। जीभ का काम बोलने का होता है, पर जीभ के ऊपर तंतु भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप स्वाद, रस ले पाते हो। गॉट द आइडिया? 2 भाग करा दिए हमने विकृति के, इफेक्ट्स के। तीसरा, कर्म इंद्रियां।
पांच आपकी कर्म इंद्रियां हैं जो कार्य करती हैं। हाथ, पैर, जीभ बोलती है जो, आपका क्लिनजिंग सिस्टम, और आपकी जनेंद्री, जहां से सृष्टि बनती है। तीन पार्ट हमने करा दिए। 15 चीजें हमने आपको लिखवा दी, 15 तत्व लिखा दी। 16वां आता है चौथा पार्ट, दैट इज योर मन, इंटेलिजेंस। मन जब तक नहीं होगा आप आगे कहीं बढ़ नहीं पाएंगे। मन। मैडम जब समय हमारा पूरा होने वाला हो हमें बताइएगा, वैसे तो समय बड़ी तेजी से जा रहा है और जाना भी चाहिए। यहां तक हम पहुंच गए। ब्यूटीफुल। तो अभी तक हमने प्रकृति एक तत्व, दूसरा पुरुष, दो अलग अलग पार्ट, एक पार्ट में प्रकृति एक पार्ट में पुरुष। अब ये जो 16 तत्व आए हैं दैट इज कॉल्ड विकृति, इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट थिंग इज, जो प्रकृति भी है और विकृति भी है, यानी उपादान कारण भी है और इफेक्ट्स भी हैं, या ये कहें कि निमित्त कारण भी है, दोनों हैं, वो हैं सात। अभी तक हमने बात की प्रकृति, पुरुष और विकृति, इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स में निमित्त कारण नहीं आया था, इंस्ट्रूमेंटल कॉज नहीं आया था। अब ये जो चौथा पार्ट है इसमें सात तत्व विद्यमान है, सात। ये विकृति भी है और प्रकृति भी है, ये मटेरियल कॉज भी है, हो सकती है एक टाइम पे, ये इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी हो सकती है एक टाइम पे, और ये इफेक्ट भी हो सकता है। यानी प्रकृति, विकृति और निमित्त तीनों है। इसमें सबसे पहले आता है महत्ता। महत्ता, महतता, महत्ता, महत्ता। मैं, ह आधा ता और पूरा ता और उसके ऊपर आ की मात्रा, महत्ता। इसको महान भी बोला जाता है, इसको विष्णु भी बोला जाता है, और इसको बोलते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये अपने आप में मटेरियल कॉज भी है, ये अपने आप में इफेक्ट भी है, और ये अपने आप में इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी है। दिस इज कॉल्ड सुपर नेचुरल डिवाइन पावर, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसके बिना आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। अगर वो ना हो तो आप अलग अलग हो ही नहीं सकते। वही है जो सबको अलग अलग बनाता है, क्योंकि सांख्य के अनुसार प्रकृति अबंडेंस में उपलब्ध है, असीमित है क्वालिटी में। पुरुष अबंडेंस में उपलब्ध है, असीमित है क्वांटिटी में। हर पुरुष दूसरे पुरुष से अलग है जब तक वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस नहीं हो जाता। तो बहुत गहरी बात बताई हमने। इस बात को ढूंढने के लिए आपको सांख्य को आप 5 बार पढ़ेंगे ना तो जान नहीं पाएंगे वो कहना क्या चाह रहे। आपको बना बनाया, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स और मल्टी ग्रेन आटे में मैश किया हुआ पिज्जा उपलब्ध हो रहा है। सच बता रहे हैं आप, और प्रमाण के साथ बता रहे हैं आप। कितने समय से हमने इसका अध्ययन किया या ध्यान किया, तब जाके ये चीजें निकल के आ रही हैं। पुरुष अनेक हैं, असीमित हैं। प्रकृति असीमित है, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में। पुरुष असीमित है क्वांटिटी में। कब तक? जब तक वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस में विद्यमान ना हो जाए दोबारा से। इतना समझ आया? तो यहां पर वो कौन सी चीज है जो सबको अलग बनाती है, उसको लिख लीजिए। आइडेंटिटी, अहंकार। 5 राक्षसों में से एक राक्षस, कलयुग में ये 5 राक्षस कहे जाते हैं। सतयुग में ये राक्षस नहीं कहे जाते थे, ये देवता कहे जाते थे। आज आपने, इंसान ने खुद को प्रकृति समझ लिया, इस कारण ये जो 5 देवता हैं ये राक्षसों में तब्दील हो गए, जिसमें से एक है आपकी आइडेंटिटी, अहंकार। ये जो 7 प्रकृति, विकृति और निमित्त कारण है, इन 7 में से एक है महत्ता, कॉस्मिक
इंटेलिजेंस, डिवाइन पावर, और दूसरा है अहंकार। बाकी पांच क्या है? उनको बोलते हैं हम तन मात्राएं। तन मात्रा, तन मात्रा। तन मात्रा कौन कौन सी होती है, लिख लीजिए। जो ज्ञान कराती। तन मात्रा में पहली तन मात्रा है रस, दूसरी है रूप, तीसरी है गंध, चौथी है स्पर्श, और पांचवी है ध्वनि। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रंग रूप रस, या फिर विजुअल ऑडिटरी की तरह से लिख सकते हैं। पहले को लिख सकते हैं आप रूप रंग, दूसरी को लिख सकते हैं आप ध्वनि, तीसरी को लिख सकते हैं आप स्पर्श, चौथी को लिख सकते हैं आप गंध, पांचवी को लिख सकते हैं रस। जहां कहीं भी आप स्क्रिप्चर में पढ़ेंगे वहां पे रूप रस गंध इस तरह से आएगा। रूप रस गंध, रूप रस स्पर्श गंध, और गंध के बाद आएगा ध्वनि। ये पांच हैं तन्मात्राएं। एक प्रकृति, एक पुरुष, 16 विकृति, और 7 प्रकृति विकृति एवं निमित्त कारक भी। तो ये 25 तत्वों से मिलकर ये सारा संसार बना। गॉट इट? सॉर्टेड? क्वांटम। अब कितने लोग हैं जो वाकई में पुरुष को समझना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, आप कैसे बने? कितने लोग हैं जो समझना चाहते हैं? प्रकृति को क्या क्या कहा जाता है, लिख लीजिए। प्रकृति को कहा जाता है अजा, जो कभी जन्मी नहीं है। प्रकृति का कभी जन्म नहीं, ये हमेशा से विद्यमान है, विद्यमान थी, विद्यमान रहेगी। प्रकृति हमेशा से है, थी, और रहेगी। अजा बोलते हैं इसको। इसीलिए इसको कहते हैं महाशक्ति। कहीं कहीं इसको जगत जननी कहा गया है, और इसको कहा गया है सर्वगर्भा। अजा, महाशक्ति, जग जननी, और सर्वगर्भा। सत मतलब सुख प्रकाश, रंग देना चाहें तो श्वेत। रज मतलब दुख उत्तेजना चंचलता, रंग अगर देना चाहें तो लाल। तम मतलब उदासीन अंधकार, रंग देना चाहें तो गहरा डार्क काला। तीनों गुणों की जब साम्य अवस्था होती है तो प्रकृति कहते हैं उसको। तीनों गुण जब एक समान रहते हैं वो प्रकृति। अब जब तीन गुणों में से कुछ गुण ऊपर नीचे होने, कुछ अवयव ऊपर नीचे होने लगते हैं, तब वो मैटर बन जाती है। मतलब वो जो आप मैटर ये सब देखते हैं अपने आसपास, इसमें एक हमारी बॉडी भी। बॉडी में तीनों मात्राएं कभी भी समान नहीं रहती। कभी रज डोमिनेट करता है, कभी सत डोमिनेट करता है, और कभी आपका तम डोमिनेट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, तामसिक नहीं। राजसिक भोजन फिर भी आप ग्रहण कर सकते हैं कभी कभी, तामसिक भोजन कभी भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। चलिए, अब यहां पर 5 देवता लिख लीजिए आप। ये 5 देवता आप सांख्य में ढूंढने मत लग जाना, मिलेंगे नहीं आपको। ठीक है? जिनको कलयुग के जमाने में लोगों ने राक्षस बना दिया है, लिख लीजिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके हम आपको कार्य बता देते हैं, ये किस लिए हैं। ये जब मनुष्य के शरीर का पूरी तरह से विकास हो गया, उसके बाद ये 5 भावनाएं आई। ये 5 देवता हैं, ये 5 भावनाएं हैं। ये इमोशनल क्वेश्चंस में से आते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इन पांचों से प्रेरित होकर ही आप कोई भी कृत्य करते हैं।
इन पांच के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जिससे प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर आप कोई कृत्य करें। इन पांच देवताओं से इंस्पायर होकर यू टेक एक्शन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर ये पांचों आपके जीवन से चले जाएं तो आप प्रकृति को मैं समझना बंद कर देंगे। जब ये पांचों आ जाते हैं तो आप प्रकृति को और ज्यादा अधिकता में मैं समझने लगते हैं। जबकि ये केवल व्यवहारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके अंतर मन में डाले गए थे, या यूं कहें कि मन ने ही खुद स्वतः इनको इवॉल्व कर लिया था, क्योंकि मन इंटेलिजेंस है। अभी इसको भी डिकोड करेंगे। अभी कुछ लोगों के मन में प्रश्न है, तो आत्मा क्या है, तो फिर अहंकार क्या है, तो फिर बुद्धि क्या है, तो फिर मन क्या है, इन सब के बारे में अभी आएंगे। कैसे इवॉल्व हुई ये सब चीजें, इसके बारे में बात करेंगे। काम था मनोरंजन के लिए, स्नेह के लिए, रिश्तों के लिए और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। इनके कार्य लिख लीजिए। अब काम क्यों आया, काम क्यों इवॉल्व हुआ? काम इवॉल्व हुआ मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट, स्नेह के लिए, वात्सल्य, लव, प्रेम, इंटीमेट इंटीमेट रिलेशन के लिए, ताकि सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सके। जिस प्रकार प्रकृति और पुरुष, जब पुरुष ने प्रकृति के ऊपर प्रकाश डाला तो ये शरीर बना, उसी प्रकार और शरीर बन सके, आपके शरीर के त्यागने के बाद और शरीर आ सके। इस कारण भी काम का इवॉल्व हुआ, काम इवॉल्व हुआ, मन ने इवॉल्व किया। गॉट इट? दूसरा जो देवता है जिसको आज राक्षस बना दिया है लोगों ने, दैट इज कॉल्ड क्रोध। क्रोध इज नथिंग बट द एनर्जी। आज मैडम ने बताया था, कितने लोगों ने सुनी वो बात, कि क्रोध को आप खुद लाने वाले जब बन जाते हैं तो क्रोध तो आता है, परंतु हार्ट बीट नहीं बढ़ती। बट जब क्रोध स्वतः ही आता है अपने आप, तो हार्ट बीट भी बढ़ती है। तो आप इस कला में निपुण हो जाओ, क्वांटम शिफ्ट लिमिटलेस माइंड को इस्तेमाल करके, इसको साध के, कि आप जब चाहो तब क्रोध आए और जब ना चाहो क्रोध ना आए। इट मींस आप एनर्जी को जब चाहो तब वो आए। तो क्रोध केवल एनर्जी थी। मगर आजकल क्या हो गया है, क्रोध से बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तीसरा जो देवता है जिसको आजकल बना दिया है राक्षस, दैट इज कॉल्ड लोभ। लोभ था, लोभ का जो जज्बात आया आपके अंतर मन में, लोभ को जो इवॉल्व किया आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने, आपके अहंकार ने, वो इसलिए इवॉल्व किया ताकि धन का सृजन किया जा सके। मुद्रा विनिमय, धन का सृजन करोगे तो मुद्रा विनिमय करके कोई वस्तु अपने पास लेकर आओगे। अगर मुद्रा को अर्जित नहीं करोगे तो फिर कोई वस्तु कैसे खरीद पाओगे? कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे, उसके लिए लोभ नाम के इस जज्बात का इवॉल्वमेंट हुआ मनुष्य के अंतर्मन में। दैट इज अगेन अ देवता, बट आजकल इसको राक्षस बना दिया गया है, लोभ। उसके बाद आता है मोह। मोह किस लिए था? मोह था कि एक मात्र शक्ति अपने बच्चे के साथ उसको वात्सल्य देते हुए उसका लालन पालन पोषण करके उसको बड़ा कर दे। मोह था एक पिता अपने परिवार को चलाए, उससे उससे प्रेम करे, वात्सल्य करे, रिश्तों में एक गरिमा बनी रहे, रिश्ते हों और मनुष्यता के हम नजदीक रहें, इसलिए था मोह। परंतु आजकल हम मोह करने लगे वस्तुओं से। इंसान को एक तरफ छोड़ देते हैं, वस्तुओं से मोह करते हैं। उसको भी हम अभी डिकोड करेंगे आने वाले समय में। दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ मास्टरी। वो सेशन में भी किसी और दिन करेंगे, आपके 16 डेज कंप्लीट होने के बाद। अहंकार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अहंकार कैसे बना? जब मनुष्य यानी पुरुष ने, मनुष्य ने नहीं, जब पुरुष ने प्रकृति के ऊपर प्रकाश डाला तो वहां से अहंकार इवॉल्व हुआ। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी।
और ये बनी थी निर्णय लेने के लिए। ये जो अहंकार है ये राजा है, मगर ये आप नहीं है, आप पुरुष हैं। आप पुरुष हैं, आपने सभी सिस्टम ऑटो मोड पे चलाने के लिए अहंकार को जन्म दे दिया। जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ा, कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने, जो कि निमित्त कारक है, वो बीच में आया, तो यहां से अहंकार इवॉल्व हुआ। और पुरुष को कुछ ना करना पड़े, सब कुछ ऑटो मोड पे चले, उसके लिए आया आइडेंटिटी, अहंकार। जिस प्रकार एक व्यक्ति के जो अनुभव हैं दूसरे व्यक्ति से मैच कर ही नहीं सकते, उसी प्रकार एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ मैच नहीं करता है। दोनों अलग अलग प्रकाश हैं, पर हैं एक ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, डिकोड करने में बहुत समय लग जाएगा। इसका पूरा डिकोड मैं कर सकता हूं, पर उसमें रात हो जाएगी और आप यहीं बैठे रहेंगे और हम भी यहीं बैठे रहेंगे। सत, रज और तम, ये तीनों से मिलकर जब प्रकृति बनती है उसको जड़ कहते हैं। वो जड़ है, वो जड़ है, चेतन नहीं है। मगर ये जो पुरुष है ये पूरी तरह से चेतन है, लाइट है। प्रकृति भोग्य नहीं, भोग नहीं सकती, भोग्य है। पुरुष भोग सकता है। दोनों अलग अलग चीजें। यहां पे इसके अंदर एक जो अवयव है उसको बोलते हैं रज। ये बहुत ही बेहद चंचल होता है, एक्साइटमेंट, चंचलता। और इसी रज के कारण हमारी पृथ्वी इतनी स्पीड से घूम रही है अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों तरफ। आज का मॉडर्न साइंस भी यही कहता है, जिसको आज से कितने कितने दशक, हजार साल पहले, सहस्त्र वर्षों पहले बताया जा चुका है। मोशन इन मैटर इज हेरिटेंट। मोशन मैटर के अंदर उसको हेरिटेज में मिला है, वो पहले से ही है। मैटर के अंदर मोशन ऑलरेडी उपलब्ध है, चंचल है, वो ऑलरेडी चलायमान है। प्रकृति एक्टिव है, पुरुष एक्टिव नहीं है। पुरुष के अंदर लाइट है केवल। प्रकृति उपादान कारण है इस पूरे ब्रह्मांड का। इतना हमें समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अब कितने लोग जानना चाहते हैं कि इवॉल्व कैसे हुए, एक मनुष्य कैसे इवॉल्व हुआ, किस तरह से सेंसेस हैं? चलिए, बहुत ब्रीफली हम आपको बताएंगे, डिटेल में नहीं बताएंगे आज, बहुत ब्रीफ आइडिया आपको दे देंगे। जब पुरुष यानी प्रकाश प्रकृति पर पड़ा, तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के थ्रू अहंकार बना, आइडेंटिटी बनी। अब आइडेंटिटी तो बन गई। अब आप आज से कई लाख वर्ष पूर्व जा चुके हैं, रादर कहें तो कई मिलियन वर्ष पूर्व जा चुके हैं, जब इवॉल्व हो रहा था ये सब कुछ। कॉस्मिक इंटेलिजेंस के थ्रू पुरुष का प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ता है, तो वहां से बनता है अहंकार। अहंकार को इंटेलिजेंस चाहिए था, आइडेंटिटी को चाहिए थी इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस ने डेवलप किया, जिसको आप कहते हैं मन। और मन दो प्रकार का होता है। मैडम ने आज बात की थी ना, ब्रेन एंड माइंड। माइंड आपकी पूरी बॉडी में, माइंड आपकी बॉडी के हर सूक्ष्म अवयव में उपलब्ध है। इतना समझ आया आपको? मन बना। मन दो होते हैं, एक चेतन एक अवचेतन। मन ज्ञान को डिकोड करके अहंकार तक पहुंचाता है, और जो अहंकार से उसको जो ऑर्डर मिलता है उसको भी एग्जीक्यूट करने का काम मन का ही होता है। कितने लोग कहते हैं मन मेरा कर नहीं रहा ये काम करने को?
पर आत्मा गवाही नहीं दे रही। कई बार होता है कोई काम करने की मन कर रहा है मगर आत्मा गवाही नहीं दे रही। उस सिस्टम को समझने का जरा प्रयास कीजिए, उस सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए, वही हम बता रहे हैं। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लेंगे, अन्यथा हम आपको क्वांटम के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए था उतना बता चुके हैं। यहाँ पे इसमें आगे बढ़ने से पहले हम सिर्फ ये बताएंगे आपको कि मैडम आपको बहुत सारी एक्टिव मेडिटेशन और एक्टिविटीज कराती हैं कि नहीं क्यूएसएलएम में? हाथ उठाइए, कराती हैं तो क्यों कराती हैं? आपके रज को एक्टिवेट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपके पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। आपका प्रकाश जो पुरुष है उसको एक्टिव करने के लिए कि पुरुष, ये जो प्रकाश है ये डालो, रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं। आप थोड़ा सा प्रकाश डालोगे प्रकृति के ऊपर तो वो रिसोर्सेज आ जाएंगे, वो चलने लगेगी, आपको चलना दिख जाएगा और आप खुद भी एक्टिवेट हो जाएंगे और आप मोशन में आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द basically base reason for do all these activities with you in QSLM। रज को एक्टिवेट करने के लिए, कभी कभी सत को एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो डीप मेडिटेशन में जाने की जरूरत है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो समान रूप में रहेंगे तो प्रकृति रहेगी, मगर उनको ऊपर नीचे रहना पड़ेगा आपको इस व्यवहारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। व्हाट माई पॉइंट? तो अब मन को कुछ ज्ञान चाहिए था, मन को दूसरी ये जो प्रकृति है बाहर के अवयवों को समझना था, तो मन ने उनको समझने के लिए ज्ञान इंद्रियों को डेवलप किया। पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे गया, वहां से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार ने मन को उत्पन्न किया ताकि इसके द्वारा, मन के द्वारा ज्ञान पाए और मन को एक्टिव कर पाए, मन से काम करा पाए, मन से एग्जीक्यूशन करा पाए, चेतन और अवचेतन दोनों प्रकार के। ठीक है? यही यहीं से मैडम ने आज एक और बात कही थी सेशन में कि जब से आप इस दुनिया में, जब से जीवन आया है तब से लेकर आज तक की सभी लर्निंग्स आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं। कहां से आई वो आई मन से। अब चेतन मन और चेतन, तो इस मन ने बनाई क्या? 5 ज्ञान इंद्रियां, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड गैस्ट्रेटरी। अब मन ने इन इंद्रियों के द्वारा जानकर इंफॉर्मेशन किसको दी? अहंकार को दी, आइडेंटिटी को दी। राजा ऑटोमोशन पे जो बैठा है, आपका एक बड़ा सा राजपाट है, आपने एक राजा नियुक्त कर दिया उस राज्य को चलाने के लिए। आप कौन है? आप पुरुष हैं, प्रकाश हैं। आप खुद कुछ नहीं करते, आप केवल प्रकाश डालते हैं। तो यहां पर जब अहंकार को वो चीजें मिली तो अब एग्जीक्यूशन के लिए उसने मन को दी। तो मन ने कहा एग्जीक्यूट कैसे करूं, मेरे पास तो कर्मचारी हैं ही नहीं। तो अब अहंकार ने कर्मचारी बनाए। अब ह्यूमन बॉडी इवॉल्व हुई, तो अब क्या बने? हाथ बने। क्या बने? एक जगह से दूसरी जाने के लिए पैर बने। क्लिनजिंग सिस्टम के लिए शरीर में अगर कुछ खाएंगे, कुछ मैटर जाएगा तो उसको क्लिंज करके बाहर भी डालना होगा, तो आपका क्लिनजिंग सिस्टम बना। अब आपको कम्युनिकेट करना है, ध्वनि के लिए तो श्रोत्र हैं परंतु ध्वनि तो आ ही नहीं रही, कम्युनिकेट करने के लिए जिह्वा बनी, कर्म इंद्री। और अब इस संसार को, इस बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए, हम तो इस बॉडी को छोड़ के चले जाएंगे, हम तो पुरुष हैं, प्रकृति है नहीं। इस प्रकृति को दोबारा कोई भोगेगा, पुरुष तो वो कैसे भोगेगा? उसके लिए ये प्रकृति को निमित्त कारण बन के, वो निमित्त कारण आप ही बने उस समय, ताकि एक और दूसरा मनुष्य शरीर बन सके, उसके लिए आपके जनेंद्रियां बने। और यहां से वो पांचों देवता निकल के आए। अब यहां पर केवल मन और अहंकार से काम चलने वाला नहीं था, यहां पर चाहिए था क्या? एक विदुर चाहिए, महाभारत का विदुर, याद है आपको? तो यहां से अहंकार ने मन का सहयोग लेकर क्या बनाई? बुद्धि। यहां से बनी बुद्धि। और बुद्धि बनने के बाद, क्योंकि अब जनेंद्रियां एक्टिव हो गई, अब मनुष्य जो प्रकाश था वो छोड़कर कॉस्मिक इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होने लगा और जाने लगी चीजें। मगर कुछ पुरुष वापस आने लगे, कुछ प्रकाश फिर से वापस आने लगा प्रकृति को भोगने के लिए।
तो एक जन्म में पुरुष ने प्रकृति को भोगा, फिर दूसरे जन्म में भी उसी पुरुष ने प्रकृति को भोगना आरंभ किया। वहां से जब जन्म दर जन्म दर जन्म दर जन्म, जिस प्रकार एक जीवन में जो आपकी पीक स्टेट में एंकरिंग होती है, जो एक पीक स्टेट में आपको ज्ञान उपलब्ध होता है, वो मन बन जाता है, उसी प्रकार हर जीवन के बाद जो आपकी एंकरिंग होती चली गई, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमीटर अवेलेबल इन योर बॉडी टू कनेक्ट द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, एंड दैट इज कॉल्ड सोल, आत्मा। तो अब सिस्टम समझिए मनुष्य का सिस्टम कैसे काम करता है, इस मशीन का सिस्टम कैसे काम करता है। अगेन यू आर अगेन अ पुरुष ओनली, आप केवल प्रकाश हैं। आपने ऑटो मोड पे डाल रखी है सारी चीजें, आप प्रकाश हैं, यू आर पुरुष, यू आर ऊर्जा, अर्जुन। गेटिंग माई पॉइंट? मॉडर्न साइंस ऐसे ही डिकोड कर रही है या आने वाले जमाने में करने वाली है। वो कहते हैं ना कि बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए, पर अभी हमारे बाल सफेद हुए नहीं, सभी बाल काले। हम ये कह नहीं सकते, शायद इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इस दुनिया में हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हम 250 बरस तक इस प्रकृति को भोगने वाले हैं, इस प्रकृति को। हम मतलब पुरुष, इसलिए भी हमें लगता है कि ये पूर्ण रूप से काले हैं, श्याम है। अब मनुष्य कैसे काम करता है ये जरा समझिए। अब ह्यूमन इवॉल्व हो गया, नाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप कैसे काम करते हैं? आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप केवल प्रकाश हैं, आप केवल देख रहे हैं, और एक समय पर आप दृष्टा भी नहीं, और एक समय पर आप कर्ता भी हैं और दृष्टा भी हैं। मतलब कर्ता दृष्टा का मतलब यहां पर मतलब है आपके मन, आपके विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, आपके अहंकार। देखिए कुछ शब्द मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा। मेरा मन, मेरा अहंकार, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा विवेक, तो मैं कौन? आप केवल प्रकाश हैं, यू आर जस्ट एन एनर्जी, ऊर्जा, अर्जुन। इसके अलावा कुछ नहीं है आप। मैं इसको व्यवहारिक रूप से भी सिद्ध कर सकता हूं, और मैं यहां पे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में भी सिद्ध कर सकता हूं। गॉट इट? बोथ वेज। तो मैं इनमें से कुछ नहीं। तो अब जब इंफॉर्मेशन आती है, तो इंफॉर्मेशन, अब समझिए यहां पे एक मन है। मन इंफॉर्मेशन गैदर करता है 5 ज्ञान इंद्रियों से। उन 5 ज्ञान इंद्रियों से मन इंफॉर्मेशन लेता, और ये बहुत फास्ट होता है, इट्स प्रीटी फास्ट, ये बहुत तेजी से होता है। इसीलिए अवचेतन मन यहाँ पे आता है, इसीलिए अवचेतन मन आता है। अवचेतन मन ही चला रहा है आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स को। वो इतना निपुण है। और कुछ चीजें अपने आप होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं। जैसे आप जब कार चलाते हो, तो आप ये नहीं कहते कि 1 मिनट सामने कोई आ गया ब्रेक लगाइए, नो, इमीडिएट ब्रेक लगते हैं, आपकी सेंसेस ब्रेक लगाती हैं। ये इतना फास्ट होता है। समय का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षण हो सकता है, उससे भी कम देरी में सारे काम हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो देखिए। मन ज्ञान प्राप्त करता है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी और गैस्ट्रेटरी से। ये इंफॉर्मेशन मन पहुंचाता है अहंकार के पास। अहंकार भी स्वयं कुछ नहीं करता, अहंकार केवल राजा है। अहंकार उसी इंफॉर्मेशन को भेज देता है तुरंत बुद्धि के पास। बुद्धि आत्मा के साथ उस चीज को डिकोड करके निर्णय लेकर तुरंत अहंकार के पास भेजती है, और अहंकार फिर से मन के पास भेज देता है और कहता है एग्जीक्यूट कीजिए। दिस इज हाउ योर बॉडी वर्क्स। विचार मन में आते रहते हैं ना, तो मन क्या करता है? मन केवल इंफॉर्मेशन गैदर करता रहता है और अहंकार को भेजता रहता है। ये बिल्कुल 2 वे कम्युनिकेशन है। जिस प्रकार आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मगर सांस लेते और छोड़ते हैं, पहले लेते हैं फिर छोड़ते हैं, मगर ये इस प्रकार चलता है जैसे कि एक तरफ से सांस जा रहा है और दूसरी तरफ से आप छोड़ रहे हैं। इस तरह से सांस आ रहा है, निरंतर बह रहा है, सर्कल बन गया। यानी कि मन रिसीव करता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और अहंकार के पास भेज देता है, अहंकार वहां से बुद्धि के पास भेज देता है, बुद्धि और आत्मा आपस में चर्चा करके वापस अहंकार को भेजते हैं, अहंकार वापस मन को भेजता है और मन से कहता है एग्जीक्यूट कराओ, उसके लिए आपके पास कर्म इंद्रियां।
सिस्टम समझ पाए आप? सिस्टम समझ पाए आप लोग? कितने लोग सिस्टम समझ पाए बताइए जरा। हाथ उठाइए अगर समझे हैं, तो नहीं समझे हैं तो भी हाथ उठाइए। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? महाभारत कितने लोगों ने पढ़ी है? जब कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कार्य करता है जो उसे करना नहीं चाहिए, तो वहां पे आत्मा बिल्कुल भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की तरह चुप बैठे रहते हैं। और वहां पर भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण वो दुर्योधन, मन रूपी दुर्योधन कर रहा हो। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? बुद्धि यानी विदुर चीख चीख कर कह रहा होता है, महाराज आपकी सभा में ये क्या हो रहा है, और मन विदुर को चुप करा देता है। Think about that, what is happening right now. This Mahabharat is a great scripture to provide us the actual knowledge of the human body. आप सोचिए, आत्मा भीष्म पितामह, उतना महाज्ञानी व्यक्ति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, वो शांत बैठे हैं, देर जस्ट लाइक योर सोल, चुप बैठे हैं, रो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। बुद्धि विदुर शांत बैठी है। बुद्धि धृतराष्ट्र से कह रही है अहंकार से कि क्या कर रहा है ये, और मन वहीं पर चीख कर चिंगाड़ कर वो दुर्योधन रूपी विदुर को चुप करा देता है, और चीरहरण चालू रहता है। हम जितना बता सकते थे हमने बता दिया। आप केवल और केवल ऊर्जा हैं। क्वांटम का यहाँ पे जो तात्पर्य है वो केवल इतना सा है, वो भी और डिकोड कर देते हैं आपको। दो एक जैसे तत्व, दो एक जैसे तत्व, व्हाट इज क्वांटम, वो भी डिफाइन कर देते हैं हम। पंखे का आपको उदाहरण देकर बता चुके हैं व्हाट इज क्वांटम। आपको लगता है कि ये ठोस है, परंतु ये ठोस नहीं है। ये बिल्कुल उसी पंखे की तरह है जो फुल स्पीड पे चल रहा है, और आपको लगता है ये पूरा का पूरा उसने स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। इसमें निरंतर वो बहुत तेजी से चल रहा है, और जैसे ही आप इसको देखना शुरू करते हो, जैसे ही आपको इसको देखना शुरू करोगे, या तो इसका आप जगह नहीं बता पाओगे, आप इसकी स्पीड नहीं बता पाओगे। इतने से छोटे से मैटर में उस सूक्ष्म अवयव का या तो आप गति नहीं बता पाओगे, वो कितनी गति से कॉम्यूट कर रहा है, या फिर उसकी जगह नहीं बता पाओगे, वो कहां स्थित है। जिस प्रकार आप पंखे के बारे में नहीं बता पाते कि क्या उसकी स्पीड है और कहां उसकी वो पंखड़ी है। आपको पंखड़ी दिखती नहीं, पूरा का पूरा पंखा दिखता है और एक समान दिखता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटम। दो एक जैसे तत्व अगर अलग अलग गैलेक्सीज में हैं, जहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रकाश को भी लाखों वर्ष लगते हैं, जिसकी स्पीड इतनी तेज है, अगर यहां पर एक तत्व में थोड़ा सा भी अगर विघटन होगा, थोड़ी सी भी अगर ये जगह अपनी चेंज करेगा, तो वो सेम तत्व यहां से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तुरंत उसी समय पर अपनी जगह चेंज करे। दैट इज कॉल्ड क्वांटम। इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि अगर आप किसी चीज वस्तु विशेष को पूरी शिद्दत से चाहने लगो, उसके लिए आप कर्म करो, उसके योग्य बनो, उसके लिए क्षमताएं अपने में बना लो, उसके लिए स्किल सेट डेवलप करो और निरंतर कार्य करो, और उसके लिए पात्र बन जाओ, तो ये जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के द्वारा वो जो निमित्त कारण है, वो जो इफेक्ट भी है, प्रकृति भी और निमित्त कारक भी है, वो जो अवयव है, वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, अगर वो वस्तु विशेष इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, किसी और दूसरी पृथ्वी पर उपलब्ध है, तो वहां से वो एनर्जी के रूप में परिवर्तित होकर आपकी पृथ्वी पर उपलब्ध होकर आपको संकेतों के रूप में नजर आएगी। यू नीड टू डीकोड द मैसेजेस एंड यू कैन ऑप्ट दिस थिंग, और आप उसके राजा बन सकते हैं उस वस्तु विशेष की। दैट इज कॉल्ड क्वांटम। इट मीन्स यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज बट रिसोर्सफुलनेस। उस लाइट को जलाने की आवश्यकता है,
प्रकृति पर डालने की आवश्यकता है। रिसोर्सेज अबंडेंस में उपलब्ध है। आज के इस सत्र के लिए इतना ही, क्योंकि इतना ही समय हमें मिला था। इसके बारे में अगर आपके कोई प्रश्न है या आपने कुछ चैट में लिखा है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यस। Once just clarify, sir, the निमित्त कारण उपादान कारण with example. ओके। निमित्त कारण को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कॉज। उपादान कारण को बोलते हैं मटेरियल कॉज। और इसका बहुत ही व्यवहारिक सा जो उदाहरण है वो ये है, कुम्हार वाला एग्जाम्पल जो हमने शुरू में आपको बताया था, कि जो मिट्टी है वो उपादान कारण है और कुम्हार है वो निमित्त कारण। अगर कुम्हार मिट्टी को मथ कर चाक पर चढ़ाकर घुमाएगा नहीं और फिर अपने हाथों से उसे आकार नहीं देगा तो घड़ा कभी नहीं बनेगा। तो मिट्टी है उपादान कारण, मटेरियल कॉज, मटेरियल मैटर अवेलेबल है वहां पे, मटेरियल कॉज है, मैटर है वहां पे उपलब्ध, और बनाने वाला और उसके लिए जो यंत्र है, मशीन है, वो भी वहां पे उपलब्ध है, निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो अगर घड़ा चाहिए तो घड़े के लिए कुम्हार को उठकर मिट्टी को मथना है, मथ कर उसको चाक पर चढ़ाना है, चाक पर चढ़ाकर डंडी से चाक को घुमाना है, और उसके बाद जब चाक घूमना शुरू हो जाए उसके हाथों से उसको आकार देना है। तो इस समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं उसका निमित्त कारण है सुपर नेचुरल डिवाइन पावर, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। और जो उपादान कारण है, जो मटेरियल कॉज है, वो है वो सूक्ष्म कण जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, उसमें केवल तीन अवयव उपलब्ध हैं, सत्य, रज और तम। उस पूरी की पूरी सूक्ष्म मिट्टी को उठाकर उस उपादान कारण को लेकर उस निमित्त कारक ने, उस सुपरनेचुरल डिवाइन पावर, कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने अपने यंत्रों द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। यानी मिट्टी भी उपलब्ध थी, कुम्हार भी उपलब्ध था, घड़ा बनाया। ये बिल्कुल उसी प्रकार है, अगर किसी इंसान के पास सभी प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं परंतु वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास उपादान कारक है, दैट इज वॉट आई मीन टू से, दैट इज वॉट यू टीच नीरज मैडम, दैट यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज, यू नीड टू जस्ट टेक द एक्शन। वो निमित्त कारण को भी तो एक्शन लेने की जरूरत है ना, वो सुपर नेचुरल डिवाइन पावर ने भी तो एक्शन लिया ही ना, तभी तो ये ब्रह्मांड बना और अब ये चल रहा है। गॉट इट? उपादान निमित्त मालूम चल गया। प्रकृति केवल उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं है, केवल उपादान कारक है। दिस इज ओनली मटेरियल कॉज। उस मटेरियल कॉज के द्वारा, उस मटेरियल कॉज को जब प्रकाश पड़ा पुरुष का, जब वहां पे लाइट पड़ी तो उसमें विकृति आई, वो जो तीन गुण हैं वो ऊपर नीचे हुए, और उसमें कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने उसमें 16 तत्व अलग से डेवलप किए। दैट इज कॉल्ड विकृति इफेक्ट्स। जब वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने वहां पर अपना काम शुरू किया इस एनर्जी के द्वारा, तो वहां से वो 16 तत्व निकल के आए, पांच भूत, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन। और यहां इसके बाद जो तीसरी चीज बनी दैट इज कॉल्ड, जो कि विकृति भी है, उपादान कारण भी है, मटेरियल कॉज भी है और निमित्त कारण भी है। वन इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस, दैट इज महत्ता, सेकंड इज अहंकार मींस आइडेंटिटी, और पांच तन मात्रा। इस तरह से ये चलता है। आई होप मैंने कोशिश की आपके प्रश्न के उत्तर देने, जिसका भी ये प्रश्न। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर प्लीज कंक्लूड दुख का कारण। वाओ, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। दुख का कारण। सुख, उत्तेजना और मद एक व्यक्ति विशेष को जब इन तीनों की लत हो जाए तो स्वतः ही दुख होता है उसको। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में चेंज कर दूंगा।
सुख, विलासिता। सत्व गुण जो है वो सुख देता है, बट कई बार सत्व गुण में इंसान विलासिता को देखने लगता है, सुखी सुख में रहने लगता है। उत्तेजना, एक्साइटमेंट, चंचलता, ये एक्साइटमेंट इंसान को बहुत अच्छी लगती है, मगर वो एक टाइम पर जाके दुख देने लगता है। तो और तीसरी जो चीज है, दैट इज तम। तम गुण जो होता है, तम गुण में केवल और केवल मद होता है, मतलब वो पूरी तरह से, वो चार्वाक दर्शन में कहा जाता है ना, पीते रहिए पीते रहिए पीते रहिए, फिर फिर सो जाइए, फिर उठिए और फिर पीना शुरू कर दीजिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब दुख का कारण हम बताते हैं। दुख का कारण केवल इतना सा है कि जब आप अहंकार को मैं समझने लगे तो दुख का कारण है। जब आप मन को मैं समझने लगे तो दुख का कारण है। और सबसे अधिक दुख का कारण तब है जब आप इस शरीर को मैं समझने लगे। उससे भी ज्यादा दुख का कारण है जब आप अपनी संपत्ति को मैं समझने लगे। और उससे भी अधिक दुख का कारण है जब आप अपने परिवार को अपना समझने लगे। और उससे भी अधिक दुख का कारण है जब आप अपने परिवार से कुछ एक्सपेक्टेशन करने लगे। यू आर हेयर ओनली टू कंट्रीब्यूट थ्रू द लाइट। आप केवल इस संसार में उस प्रकाश को प्रकृति के ऊपर डालकर कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन हियर? कंट्रीब्यूशन का मतलब मैडम ने आज समझाया था अपनी क्लास में। ये जो विषय है ये सुबह की क्लास से ही इंटरलिंक्ड है पूरी तरह से। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जीव जंतु के लिए, या इस प्रकृति के लिए, यानी कि ये जो मैटर है पूरा का पूरा, वनस्पति है, ये पूरा संसार है, पृथ्वी है, व्यक्ति विशेष के लिए, जीव जंतु के लिए या मैटर के लिए कुछ कर दें आपके द्वारा, आपके शरीर के द्वारा, और उसके बाटर में दो शब्द भी एक्सपेक्ट ना करें किसी से भी, मतलब आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, इनफैक्ट एप्रिशिएशन भी एक्सपेक्ट ना करें, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपके परिवार के जो सदस्य हैं, अगर आप इनको अपना समझने लगे और कुछ एक्सपेक्टेशन करें तो वो दुख का कारण है। आप इस शरीर को मैं समझने लगे तो ये दुख का कारण है। आप प्रकृति को मैं समझने लगे तो ये भी दुख का कारण है। गेटिंग माई पॉइंट? आप प्रकृति के द्वारा रचे हुए किसी भी पदार्थ को मैं समझने लगे तो यह दुख का कारण। इसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक सा उदाहरण आपको आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं। एक इंसान जिसको जिसको बहुत ज्ञान था, बहुत अव्वल दर्जे का ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि वो समता के बहुत करीब, यानी वो यही जानता है सारी चीजें जो मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की, इनमें से सभी चीजें वो जानता है, पूरा ज्ञान उसके पास है, इससे कहीं अधिक ज्ञान उसके पास। जितने स्क्रिप्चर्स आप सोच सकते हैं वो उनके थ्रू गया है, इसी जीवन में नहीं, पिछले जीवन में, उससे पिछले जीवन में, उससे पिछले जीवन में, और इस समय इस जीवन के तत्पश्चात वो केवल और केवल कॉस्मिक इंटेलिजेंस ही बनने वाला है। उसको सब मालूम, चेतना है उसकी, प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है, और वो भी व्यवहारिक जीवन को ही जी रहा है, आधेड़ उम्र का व्यक्ति है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास से कुछ उसकी वस्तु विशेष जो उसके लिए बहुत प्रिय थी या काम की थी वो चली गई। वो जाने के बाद उसको एक क्षण एहसास हुआ कि ये चला गया, और उसको एक क्षण ये लगा कि अब मेरा काम इसके बिना नहीं चलेगा। व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई वाहन, कोई इंस्ट्रूमेंट, या कोई उसका परिजन या जो भी, उसको ये एहसास हुआ अब इसके बिना काम कैसे चलेगा। तुरंत उसको एहसास हुआ कि नहीं, ये तो प्रकृति है और मैं तो प्रकृति हूं नहीं, मेरा तो शरीर भी अपना नहीं है। और विद इन नो टाइम, विद इन 5 to 7 to 10 to 15 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड, दैट पर्सन वॉज एब्सोल्यूट इन जोन। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा whether it is a bank balance or a business or some instrument or some loved one gone। उसने 15 20 30 सेकंड में अपने आप को चेता लिया कि यार ये तो केवल
प्रकृति थी, प्रकृति तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो प्रकृति को भोगने के लिए हूं। मैं तो ऊर्जा हूं, मैं तो प्रकाश हूं, मैं तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस होने वाला हूं कुछ दशकों के पश्चात। और वो मस्ती से अपना जीवन जीता रहा अगले 1, 1, 2, 3, 4 घंटे। मगर उसके बाद आसपास के लोग, परिवेश, उनके द्वारा जब उनकी संगति में आया, और फिर उसके मानस ने सोचना आरंभ किया, उसके मन ने सोचना आरंभ किया, उसकी बुद्धि विकसित हो गई, वो एक्टिव हो गई, और फिर से वो उन्हीं में विलुप्त हो गया, खुद को प्रकृति समझने लगा। फिर वो जो वस्तु विशेष उसके हाथ से छूटी थी अब से 3 घंटे पहले, फिर उसको उसका दुख होने लगा। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको? कौन लोग समझ पाए इस बात को? कोई भी नहीं समझ पाया। जब उसको ये, उसकी हाथ से वो चीज छूट गई, तो उसने छोड़ दिया उस चीज को। लेट इट गो, लेट गो कर दिया, क्योंकि मैं तो नेचर, मैं तो प्रकृति हूं ही नहीं ना, मैं मैटर हूं ही नहीं, मैं तो प्रकाश हूं, मैं तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस का पार्ट हूं। लिव इट। मगर जब वो व्यवहारिक जीवन में जीने लगा, फिर से अपने घर गया, अपने परिजनों से मिला, और वही एनवायरनमेंट देखा, तो वहां से फिर से इन्फ्लुएंस हो गए, वो फिर से दुख में चला। तो दुख का कारण तभी उत्पन्न होता है जब मैं प्रकृति को मैं समझने लगता हूं, लगती हूँ, जब मैं मैटर को मैं समझने लगता हूं, मैं समझने, दैट इज द कॉज ऑफ ऑल द सॉरो। गॉट इट? दैट्स द ओनली थिंग। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अनुराग बाबू कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। अब जो पराकाष्ठा समझ सकते हैं ना दुख की, वहां से मैं आया हूं। ठीक है, 50 बरस की उम्र हो गई है, लंबा जीवन जी देखा है, 32 वर्षों से कार्यरत हूं, सामाजिक जीवन में जी रहा हूं, व्यवहारिक जीवन को जी रहा हूं। आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, बट ये क्या संभव है? मोर देन संभव। एनीथिंग एल्स, और डू वी गो फॉर अ ब्रेक? क्या हम ब्रेक के लिए जाएं, या कोई और प्रश्न है? सुपर ब्यूटीफुल। तो अब एक छोटा सा ब्रेक आएगा, 10, 12, 15 मिनट का, मे बी 17 मिनट का। आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो दोबारा से नंबर बता देते हैं, 8445554399 99 329 009, 2 बार 0 और फिर 9। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अपने क्या कहते हैं उसको, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई चीज ऐसी हो जो आपको पसंद आई हो तो यहीं पे छोड़ के जाइएगा, जो चीजें ऐसी हो जो आपको पसंद आई हो उनको लेकर जाइए। थैंक यू सो मच। 5 बजे फिर से मिलेंगे।